हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज है 8 फरवरी 2024। ये वाला जो लेक्चर है जो हम लोग यहाँ पे अभी इस टाइम पे कवर कर रहे हैं, यहाँ पे जो एसओटीएस टॉपिक होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले टॉपिक होते हैं, वो सारे हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आने के चांसेस भी इस तरह के टॉपिक से जनरली होते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग को डिटेल में समझने की ज़रूरत है, वो सारे हम लोग इस टाइम पे हम लोग कवर करते हैं। बाकी एक जनरल जो करंट अफेयर होता है, जहाँ पे हम लोग वो मैप्स के साथ हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके साथ स्टेट वाइज के साथ हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो सुबह 8 बजे वाली क्लास में। तो जो लोग भी 8 बजे वाली क्लास नहीं कवर करते, उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा, उसको भी समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये क्लास जो है वो बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए है, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे सफिशिएंट पॉइंट्स हो ताकि आप अपने आंसर राइटिंग को अच्छे से और अच्छे से बना सकें। क्लास ख़त्म होते ही मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, बहुत सारे लोग उसका आंसर लिखते हैं और डेफिनेटली उनका आंसर भी अच्छे लेवल पे आज के डेट में हो गया है कुछ लोगों का। तो इसी तरह से जो नहीं लिख रहे हैं आंसर, वो भी लिखना स्टार्ट कर दे, ताकि एक तरह से आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। आपको भी समझ में भी आएगा किस तरह से आंसर राइटिंग लिखना है। कंपेयर कीजिए बाकी लोगों के आंसर राइटिंग से, तो एक थोड़ा सी जो आइडिया होगी वो डेवलप होगा अपने माइंड में उस लेवल का, जिस लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज़ जो है वो है बेसिकली प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल बाल पुरस्कार को लेकर के। ये बेसिकली द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो हमारी पहली हेड ऑफ स्टेट जिनको कहेंगे, जो राष्ट्रपति हैं आज के डेट में, उनके तरफ से बेसिकली सोशल सर्विस कैटेगरी में ये पुरस्कार न्यू दिल्ली में दिया गया है। इसको महेंद्रगढ़ की रहने वाली जो इम्पेयर्ड गर्ल है, दृष्टि बाधित बालिका जो है, जो विजुअली इम्पेयर्ड गर्ल है, उनको यहाँ पे ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया समाज सेवा श्रेणी में। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से रिलेटेड। साक्षर पाठशाला की उनकी वीरतापूर्वक पहल के लिए, साक्षर पाठशाला में उनकी वीरतापूर्वक पहल के लिए उनको बेसिकली सम्मानित किया गया, जिनमें 1000 से अधिक छात्रों को शिक्षा के लिए जोड़ा गया था। देख सकते हैं, साक्षर पाठशाला में उनकी वीरतापूर्ण पहल के लिए इसको सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से रिलेटेड। ठीक है, बाल पुरस्कार, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अब यहाँ पे जो इम्पेयर्ड गर्ल है, उनको यहाँ पे बेसिकली क्या क्या मुख्य बिंदु है जिसके बेसिस पे उनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया। तो ये बेसिकली जो अवार्ड है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो 19 यंगस्टर्स को दिया गया है इस साल। याद रखिएगा, इस साल 19 यंगस्टर को दिया गया और ये बेसिकली रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है। तो रिपब्लिक डे के परेड के दिन जो लोग पार्टिसिपेट लिए थे, उनको 26 जनवरी में उन्हीं को ये प्रेजेंट किया जाता है, 19 यंगस्टर को, पूरे देश भर के। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गरिमा है वो साक्षर पाठशाला के थ्रू इनकरेज हुई है और इंस्पायर की है स्लम के लोगों को और बच्चों को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस को लेकर के बताई है, और किस तरह से उनकी लाइफ जो है एजुकेशन से बदल जाती है, वो भी उनको उनके तरफ से उन बच्चों को बताया गया है जो स्लम में रहते हैं, और किस तरह से एक प्रगति का पाथ के तरफ बढ़ने का एक अच्छा रास्ता है, वो भी इनके द्वारा बताया गया है। तो ये एक सोशल सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, और इनके द्वारा ये भी बोला गया कि जो शिक्षा है वो एक मौलिक अधिकार है और इसको बच्चों से छीनने का किसी को भी कोई भी हक नहीं है। ठीक है, बच्चे के जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह उन्हें देश की प्रगति में योगदान करने के लिए अनुमति भी देता है। तो एजुकेशन एक मौलिक अधिकार के अंदर है और हर एक इंडिविजुअल को एजुकेशन को ग्रैप्स करने की, एक्सेप्ट करने की, सीखने की शक्ति है। इसमें कोई भी किसी को मना नहीं कर सकता है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात यहाँ पे कही जा रही है, तो ये बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है जो बिलो 18 है। 5 to 18 ईयर्स के बच्चे जो है उनको ये बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, और प्रोवाइड इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने कैटेगरी में एक्सपर्ट है। जैसे एक्सपर्ट क्या कहें कि उनके तरफ से अपने फील्ड में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया गया हो, चाहे वो किसी पर्यावरण से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, या आर्ट से रिलेटेड हो, या सोशल सर्विस या ब्रेवरी को लेकर के हो। किसी भी कैटेगरी में, किसी भी श्रेणी में उनको ये उत्कृष्ट प्रदर्शन के थ्रू ये प्रदान किया जाता है। 2024 में कुल 19 बच्चे थे जिनको सेलेक्ट किया गया था।
4 जो थे वो सोशल सर्विस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, 4 समाज सेवा श्रेणी में से बिलोंग करते थे। ठीक है, अभी राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये था पहला न्यूज़। कैसा लगा आपको पहला न्यूज़? उसी से एक तरह से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा क्या कहा जा रहा है। और महेंद्रगढ़ जिले के मतलब एक अगर मैं बात करूं तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को लेकर के गरिमा को महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करती है उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और वो बेसिकली सब लोगों को गाइड की थी, एजुकेशन को लेकर के सही रास्ता दिखाने को लेकर के इंस्पायर की थी वहाँ के बच्चों को कि एजुकेशन कितना महत्वपूर्ण रोल है और किस तरह से उनकी ज़िंदगी को बदलता है। ठीक है, तो ये पूरा पहला न्यूज़ था। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। दूसरे न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा न्यूज़ है राजस्थान से रिलेटेड। राजस्थान भी अभी प्लान कर रहा है अपने राज्य में यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का, उसको पारित करने का। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। पहला, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दूसरे राज्य में, क्योंकि हर राज्य ना एक दूसरे राज्य को पहले देखता है, कोई भी नई चीज़ करने से पहले ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल जो कैबिनेट मिनिस्टर है कन्हैया लाल चौधरी के द्वारा यहाँ पे इन्फॉर्म किया गया स्टेट असेंबली में कि गवर्नमेंट बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इंट्रोड्यूस करेगी। चलिए मुझे हिंट में बता दीजिए कि भारत में ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप बता सकते हैं, इसको बताइएगा। अगला जो यहाँ पे न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या है उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो एक तरह से ये यूसीसी का मतलब हो गया कि एक रूल, ठीक है, एक रूल चाहे वो कोई भी हो, हर लोग के लिए एक रूल यहाँ पे बेसिकली स्थापित करता है। चाहे वो विधेयक जो है, विधेयक का उद्देश्य चाहे विवाह हो, तलाक हो, संपत्ति की विरासत से संबंधित समान कानून स्थापित करना, ये सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे फोकस किया गया। उद्देश्य धार्मिक तरीकों से बहुविवाह और तलाक जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाना है। तो जो भी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है, रिलीजियस मैटर्स को लेकर के, डाइवोर्स को लेकर के, पॉलीगैमी को लेकर के, उन सभी को क्या करना है, उन सभी से जैसी प्रथाओं पर अंकुश लगाना। उत्तराखंड के तर्ज पे राजस्थान जो है वो यूसीसी विधेयक आदिवासी समुदाय को छूट देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूसीसी जो बिल है उसमें ट्राइबल कम्युनिटी को एग्जम्प्ट किया गया, वो इसके अंडर में नहीं आएंगे। जो भी ऑब्जेक्शंस होंगे वो सारी चीज़ें नोटिस की जाएगी, टर्म की जाएगी कस्टम्स को, और जो प्रैक्टिस हो रहा है गंभीर आपत्तियाँ यहाँ पे उठाई गई हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंट में भी बताइए कौन से राज्य के द्वारा यूसीसी जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया वहाँ के लोकसभा में, लोअर हाउस में। ठीक है, वो मुझे बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का पहला राज्य बताइए जो बेसिकली यूसीसी जहाँ पे लागू हुआ था। तो ये थोड़ा सा चीज़ है, बेसिक चीज़ है जो कि पता होनी चाहिए, और उसी को लेकर के ये बेसिकली न्यूज़ है। ठीक है, यहाँ पे यूसीसी जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 44 के बारे में इसके जिक्र किया गया है, जो कि इसके अंदर में आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में आता है, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत या तत्व आप कह सकते हैं। उसके अनुच्छेद 44 में यहाँ पे समान नागरिक संहिता का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बताया गया है। ये निर्देशक तत्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं होते, ये बेसिकली इन्फोर्सफुल नहीं होते। ये जो प्रिंसिपल है ये सिर्फ गाइड करते हैं स्टेट को कि किस तरह से पॉलिसीज बनती हैं। ठीक है, ये किसी के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, किसी के द्वारा प्रमोट किया जाता है राष्ट्रीय एकता के रूप में। जो जेंडर को लेकर के जो इश्यूज हो रहे हैं उसको ख़त्म करने की बात कही जाती है इसमें। अपोजिशन के द्वारा बहुत बार अपोज भी किया गया, लेकिन एक तरह से जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो डाइवर्सिटी है, उसका इनके द्वारा हनन करना हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारी बातों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओनली स्टेट आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ अभी आपको यहाँ पे मैंने पूछा भी था कि भारत में कौन सा है जहाँ पे सबसे पहले यूसीसी लागू हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं द ओनली स्टेट जहाँ पे यूसीसी लागू हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन फैमिली लॉ है जो गोवा सिविल कोड बेसिकली बिलोंग करता है, और ये बेसिकली पुर्तगीज से अलग हुआ था 1961 में, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से पुर्तगीज को यहाँ पे कॉमन नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता है।
ठीक है। तो उत्तराखंड में अभी विधानसभा में यूसीसी बिल यहाँ पे पेश किया गया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। भारत में धार्मिक और सामुदायिक पहचान के आधार पर विभिन्न पर्सनल लॉज का पालन किया जाता है। तो ये भी है झारखंड में जो भी भारत में जितने भी धार्मिक और सामुदायिक पहचान है वहाँ पे भी बेसिकली पर्सनल लॉज का पालन किया जाना चाहिए, वहीं यहाँ पे भी कहा जा रहा है। ठीक है, पब्लिक एग्जामिनेशन अभी हाल में 2024 का हुआ था, जो कि लोकसभा में उसके बारे में बताया गया, जिसमें प्रिवेंट किया गया किसी भी तरह का अनफेयर मीन्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी अ, अनुचित साधनों का यहाँ पे यूज ना हो सके। आदि पारदर्शिता रहेगी, निष्पक्षता रहेगी, विश्वसनीयता रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं यूज होगी। तो बिल एक बार लॉ बन जाएगा तो एक तरह से इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि मॉडल का जो ड्राफ्ट होगा स्टेट का वो यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा डिस्क्रिप्शन के रूप में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पब्लिक एग्जामिनेशन की बात कही जा रही है, बिल जो 2024 का है। ठीक है, अब क्या क्या ज़रूरत है, तो सबसे पहला चीज़ क्वेश्चन पेपर लीक के लिए इंस्टेंस हमें चाहिए क्या, लार्ज नंबर ऑफ केसेस चाहिए क्वेश्चन पेपर के जो बेसिकली उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम सेंटर से लीक हो रहे हैं। ठीक है, 48 एग्जाम्पल चाहिए पेपर का जहाँ पे 16 राज्यों के बारे में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हायरिंग प्रोसेस जो होता है गवर्नमेंट जॉब का वो कैसे अफेक्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। तो उसी को लेकर के यहाँ पे ये दोनों डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे माल प्रैक्टिस की बात की जा रही है, उसकी वजह से बेसिकली एग्ज़ाम भी डिले हो जाता है। पब्लिक एग्ज़ाम की बात करूँ तो वो डिले हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, जिसका इम्पैक्ट लाखों बच्चों के पर पड़ता है। आज के समय में आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी लॉ नहीं है जो अनफेयर मीन्स को डील करता है या अडॉप्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट को एड्रेस करने को लेकर के, वल्नरेबिलिटी में सेलेक्ट करने को लेकर के। एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कॉम्प्रिहेंसिव सेंट्रल रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इस बिल की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, तो इस बिल की ज़रूरत हमें पड़ती है ताकि ट्रांसपेरेंसी रह सके। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, ट्रांसपेरेंसी रहे, क्रेडिबिलिटी रहे। ठीक है, यूथ पूरा कंफर्म कर दे कि हाँ यही चीज़ें हैं जिसको मैं सर्च कर रहा था। तो एक तरह से अवार्ड होता है, फ्यूचर के रूप में उनको सेफ रखा जाता है। ठीक है, बिल यहाँ पे क्या होता है, एम रखा गया है लीगली उन पर्सन पे जिनको भेजना है। ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, इंस्टीट्यूट की बात करूँ, तो एक अनफेयर मीन्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो बेसिकली वहाँ से सूट होता है और फिर एजेंट पे कॉल आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, इसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 15 राज्य यहाँ देखने को मिलेगा, और लीक जो हुआ है 41 जॉब का रिक्रूटमेंट को लेकर के यहाँ पे रिलीज हुआ है, तो उसी को लेकर के ये न्यूज़ है, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। झारखंड में एक हुआ, बिहार में 3 हो गया, एमपी में 5 हो गया, असम में 1, यूपी में 1, तो ये सारे चेंज हुए, ये ध्यान रख सकते हैं। अगला क्या है कि इसमें क्या होता है, तो सेक्शन 2 के अंदर में जो पब्लिक एग्जामिनेशन है वो साफ साफ उसमें बताया गया कि जो लिस्टेड शेड्यूल होंगी, ठीक है, वही सारी चीज़ें जो होंगे सीबीआई की तरफ से अप्रूव होंगे। तो इसको शेड्यूल जो होगी वो 5 पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ की ही होगी, लाइक यूपीएससी, यूपीपीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, आईबीपीएस हो गया, एनटीए हो गया, ये बेसिकली जेईई मेंस वगैरह को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पब्लिक एग्जामिनेशन जो अथॉरिटी है जिसके मंत्रालय जो है वो केंद्र सरकार है, तो वो बेसिकली सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो होंगे, ठीक है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे, वो भी उसको रिव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, तो ये ध्यान रख सकता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ है। अगला जो यहाँ बोला जा रहा है पनिशमेंट, यानी अगर सेक्शन 9 जो बिल स्टेट का है उसमें साफ कहा गया जितने भी ऑफेंसेस होंगे, अपराध होंगे, वो सारे कॉग्निजेबल के होंगे, नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। ठीक है, लेकिन ये एक तरह से क्या होगा, केस कैन नॉट बी विड्रॉन बाय द कंप्लेनेंट व्हेन देयर कंप्लेंट एंड द अक्यूज्ड हैव रीच्ड अ कॉम्प्रोमाइज, द ट्रायल मस्ट नेसेसरी फॉलो। ठीक है, तो वही चीज़ बताया जा रहा है, पहले से आपको सारी चीज़ें अप्रूव करानी पड़ेगी, उसके बाद हम उसको ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि वो डिवाइस वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा।
ठीक है। पनिशमेंट भी यहाँ पे बोला गया कि अगर आप किसी भी तरह का कोई भी डेटा लीक करते हैं तो 3 से 5 साल तक का जेल है और अप टू 10 लाख रुपए का नुकसान है। ठीक है। और अगर कोई जो अपराधी है वो बिल पे करने में असमर्थ है तो एक तरह से एडिशनल पनिशमेंट उसके ऊपर इम्पोज हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता को लेकर के 2023 का। ठीक है। उसी से रिलेटेड ये पूरी बातें यहाँ पे बताई गई है। आई होप ये सारे पॉइंट्स धीरे धीरे आपको समझ में आ रहे होंगे और ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट भी है आज के न्यूज़ एनालिसिस को लेकर के और आज के क्वेश्चंस को लेकर के। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझिए, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, हर एक वर्ड को बारीकी से देखिए। ठीक है। सर्च कीजिए ये क्या कह रहा है, अगर वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैटर करता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इसका करंट अफेयर का। ठीक है। यहाँ पे अनुसूचित साधनों की बात करें तो पर्सन को यहाँ पे 10 लाख तक का जुर्माना मिलेगा। यदि दोषी जुर्माना देने में विफल रहता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रावधानों के अनुसार कारावास और अतिरिक्त सजा यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे बताया जा रहा है क्या क्या और यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा। तो अगर पब्लिक कमीशन के तरफ से जो सर्विस प्रोवाइडर है जो इसमें इंगेज रहेंगे, ठीक है, जो कोड ऑफ एग्जामिनेशन का जो लीक करते हैं वो भी पनिशेबल के लिए लायक हैं और उनका भी जो फाइन लगेगा उनके ऊपर तो 1 करोड़ रुपए तक का फाइन लगेगा। ठीक है। तो अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर इलीगल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है तो उनका भी चीज़ें जो होंगी वो दूसरे तरीके से होंगी। अनफेयर मीन्स की बात करूँ तो सेक्शन 3 जो है बिल का उसमें बताया गया है 15 एक्शन यहाँ पे लिए जा रहे हैं अनफेयर मीन्स को लेकर के, पब्लिक एग्जाम और मॉनिटरी और रॉन्गफुल गेन को लेकर के। इसमें से इंक्लूड क्या क्या रहेगा, इसमें इंक्लूड रहेगा लीकेज क्वेश्चन पेपर का, आंसर की का, और फिर पोजीशन होना गया क्वेश्चन पेपर का, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन की मैं बात करूँ, रिस्पॉन्स रेट विदाउट अथॉरिटी से बिना पूछे क्वेश्चन पेपर ले जाना, सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करना क्वेश्चन का, अनऑथराइज्ड पर्सन का जो कि पब्लिक कमीशन में रहते हैं। ठीक है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। वैसे तो सारी चीज़ें आपको बता ही दी हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो ही गई होंगी। तो ये सेक्शन 3 ऑफ बिल लिस्ट का है जिसमें 15 एक्शन है। वहाँ पे अमाउंट जो होगा जो अनफेयर मीन्स को लेकर के, पब्लिक एग्जामिनेशन को लेकर के, मॉनिटरी को लेकर के, वो वहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें क्या क्या होगा, इसमें क्वेश्चन पेपर का लीकेज होगा, आंसर की का लीकेज होगा और पोजीशन क्वेश्चन पेपर का और OMR का भी डिटेल है तो वो भेजने के लिए कह रहे हैं। और इसके साथ साथ अनऑथराइज पर्सन जो होंगे एग्ज़ाम को लेकर के उनको लिए भी रिस्पॉन्स रेट डाउनलोड करेंगे। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अनफेयर मीन्स को लेकर के क्या क्या सजा सुनाई जा रही है, 50,000 से लेकर के 10 लाख तक का जुर्माना और 6 मंथ से लेकर के सारी धाराएं यहाँ आप देख सकते हैं, 6 मंथ से लेकर के 5 साल तक का यहाँ पे कारावास। तो अगला जो है कि इस सेक्शन के तहत कोई अगर डॉक्यूमेंट के साथ टैम्पर करता है, छेड़छाड़ करता है, स्टूडेंट के शॉर्ट लिस्टिंग से बदलाव करता है तो बहुत बड़ा यहाँ पे ड्रॉबैक्स है। तो उस चीज़ को लेकर के वहाँ पे भी ये सिंसियरली वर्क करता है, एक्शन रहता है ताकि कहीं से भी कोई भी चीज़ हो तो उसको वहीं पे रोका जा सके। इन्वेस्टिगेशन की मैं बात करूं तो बिल जो है वो पूरी तरह से लॉ के रूप में कन्वर्ट होगा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ऑफिसर्स के द्वारा। ठीक है। जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं वो बेसिकली उस रैंक के नीचे में के लोगों के द्वारा ये बेसिकली इन्वेस्टिगेट किया जाता है। ड्राफ्ट जो है स्टेट का वो क्या है वो बताता है। देखिए, विधेयक राज्यों और अपने विवेकाधिकार से इसके अंगीकरण हेतु यह मॉडल मसौदे के रूप में भी कार्य करेगा जिसका उद्देश्य आपराधिक तत्वों को उनकी राज्य में राज्य स्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं को बाधित करने से रोकने में राज्यों की सहायता करना है। तो उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीकी समिति की मैं बात करूं
यानी अगर हाई लेवल नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ तो इसका गठन हाई लेवल नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट पब्लिक कमीशन के द्वारा हुआ गया था। कमेटी यहाँ पे फोकस करता है डेवलपिंग प्रोटोकॉल्स को, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म को क्या कर सके, फोकस कर सके, और एक तरह से स्ट्रैटेजी बनाता है ताकि आईटी सिक्योरिटी सिस्टम में उसको इम्प्लीमेंट ना होने दे। ठीक है, तो यही स्टैंडर्ड है। यहाँ पे कोड ऑफ एग्जामिनेशन को डिप्लाई किया जा रहा है, एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी पे फोकस किया जा रहा है। क्लियर? आईटी सुरक्षा सिस्टम हो गया, बहुत आईटी एंड फिजिकल हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से एक दो बार समझिएगा तो न्यूज़ अपने आप क्लियर होता हुआ चलेगा। अब यहाँ पे क्या क्या कंसर्न है बिल को लेकर के सरकार की तरफ से, वो यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे जो कंसर्न आया है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि बिल जो है अगर वो एम कर रहा है स्टेट्स को, तो डिस्क्रिमिनेशन जो होंगे गवर्नमेंट को लेकर के वो भी क्या होगा, वो भी बेसिकली राज्यों में ही इसके कार्यान्वयन में भिन्नता हो सकती है। तो विधेयक का उद्देश्य राज्यों के लिए इसे अंगीकरण के लिए एक मॉडल के रूप में प्रदर्शित करना है, किंतु राज्य सरकारों को दिए गए विवेकाधिकार से विभिन्न राज्यों में इसके कार्यान्वयन में भिन्नता हो सकती है। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के उपयोग को रोकने में कानून की प्रभावशीलता संभावित रूप से कमजोर होती है। प्रतिबंधों और संबंधित खामियां की बात करो, अपराधियों के लिए दंड के संबंध में विधेयक के प्रावधानों को खामियां हो जाती है, जिनका उपयोग दंडित प्रतिबंधों से बचने के लिए किया जाता है। और उदाहरण, यदि सेवा प्रदाता पर लगाया गया जुर्माना अनुचित साधनों से प्राप्त वित्तीय लाभ के अनुरूप नहीं होगा, तो इस स्थिति में इसका पर्याप्त निवारक के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। तीसरा यहाँ पे देख सकते हैं जो क्लैरिटी है नेशनल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को लेकर के, उसकी कमी यहाँ देखने को मिलेगा। उसी को लेकर के ये बिल जो है वो पास किया गया ताकि जो क्लैरिटी को लेकर के जो कमी है उसको यहाँ पे फुलफिल किया जा सके। गाइडलाइन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, फुल प्रूफ आईटी सिक्योरिटी सिस्टम में एक्सपर्टीज़ के थ्रू यहाँ पे ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेटी मेंबर के थ्रू यहाँ पे क्वालिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्सपर्टीज से रिलेटेड रिगार्डिंग आपके कंसर्न्स को फुलफिल करेंगे। कोई भी किसी भी तरह का पार्शलिटी नहीं किया जाएगा। नेशनल स्टैंडर्ड जो एग्जामिनेशन कंडक्ट का जो रूल है उसी को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं लीगल चैलेंजेस में क्या चेंज आते हैं। तो प्रोविजंस को लेकर के बहुत सारे हैं लीगल चैलेंज, जैसे नॉन बेलेबल है, कॉग्निजिबिलिटी है, नॉन कंपाउंडेबिलिटी है। अपराध को लेकर के एक डिबेट है जहाँ पे बताया गया है कि असहमति हो सकती है, अपराध भी गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड उचित है अथवा नहीं, तथा क्या नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों का अनुपालन किया जाता है। तो ये इसमें चुनौतियां हैं जो जिसको सामना करना है। अब निष्कर्ष की बात करें तो कंक्लूजन की बात करें तो विधेयक नामित कानूनी प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा जांच तथा प्रवर्तन के उपायों को रूपरेखा तैयार करता है, किंतु परीक्षा प्रक्रिया में उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक निरीक्षण तंत्र की आवश्यकता है। इसमें परीक्षाओं के संचालन का अनुवीक्षण करना, शिकायतों का निवारण करना, कदाचार का प्रभावी ढंग से पता लगाना और इसकी रोकथाम के लिए परीक्षा प्रक्रियाओं का अंक्षेपण करना शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके इस बिल से रिलेटेड है। इसको थोड़ा सा समझिएगा, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा एक बार और वापस से, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा आज का लेक्चर। आई होप आपको पूरा डिटेल में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग में कवर किया यूसीसी को लेकर के हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, एजुकेशंस को लेकर के कवर किया। ये थोड़ा चीज़ है जिसको आप समझते हुए चलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, नए लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी ज्वाइन हो सके करंट अफेयर को लेकर और वो भी सारे क्लासेस कवर कर सकें। ठीक है, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।